डियर स्टूडेंट, बिजनेस लॉ सब्जेक्ट के अंदर जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक टॉपिक है आपका जिसका नाम है असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है, एक्सप्लेन द असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, या फिर यूँ कह सकते हैं जो आपकी डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट की, जो 2H के अंदर है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट कमेंट। तो आप उसमें भी क्या लिखेंगे, असेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये भी जो है आपका असेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट माना जाता है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट तो होता है, लेकिन जो सारे एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आइए हम करते हैं इस क्वेश्चन को आंसर। हमने लिखा है द वेरियस एग्रीमेंट में बी क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरी। फर्स्ट, एग्रीमेंट नॉन एनफोर्सिबल बाय लॉ, कि वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है वो कौन कौन से हैं। ऐसे एग्रीमेंट जो असेंशियल और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखते वो एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ होते हैं, कि उनको लॉ क्या कर सकता है, एनफोर्स। लॉ से हम एनफोर्स नहीं करा सकते क्योंकि उनमें कॉन्ट्रैक्ट्स के असेंशियल वैलिड पॉइंट नहीं है। दूसरा होता है एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ, वो एग्रीमेंट जिनको हम कोर्ट से एनफोर्सिबल करा सकते हैं, मतलब लागू करवा सकते हैं। तो कोर्ट उन्हें ही लागू करता है जिनमें ऑल एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट अवेलेबल होते हैं, वो एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सिबल बाय लॉ हैं वही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, जो एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो तो सारे एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। जो ऊपर स्टेटमेंट था कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे हम बात करते हैं, हमने जो कंक्लूजन निकाला है हम कह सकते हैं थस वी दैट एन एग्रीमेंट मे बी और मे नॉट बी एनफोर्सिबल बाय लॉ, सो ऑल एग्रीमेंट इज ए नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। कि एक एग्रीमेंट एनफोर्सिबल भी हो सकता है और एनफोर्सिबल नहीं भी हो सकता है। एनफोर्सिबल कब होगा, जब उसमें सारे एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स होंगे तब वो एनफोर्सिबल होगा, नहीं तो वो एनफोर्सिबल नहीं होता है। ओनली दोज एग्रीमेंट आर एनफोर्सिबल आर कॉन्ट्रैक्ट, जो एनफोर्सिबल होते हैं वही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। इसलिए हमने जो स्टेटमेंट ऊपर जो बोला था वो सही था। अब हम बात करेंगे कि जो आपके कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशंस दी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 सबसेक्शन H के अंदर, कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट, कि एक एग्रीमेंट जो जिसको लॉ क्या करता है, एनफोर्सिबल करता है, वही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है ना। सेक्शन 10 डिफाइन जो करती है, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री ऑफ consent of party competent to the contract of lawful consideration and with a lawful object and or not expressly declare void। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट, जैसे मान लीजिए कंसेंट ऑफ पार्टीज़ की, पार्टी जो है या एक्सेप्टर है, कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, प्रपोजर है, तो उनकी कंसेंट क्या हो, फ्री हो, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। एलिजिबल का मतलब है जो साउंड माइंड का हो, वो आपका लॉ से क्या करे, रोके नहीं कॉन्ट्रैक्ट करने से, डिस्क्वालीफाई बाय लॉ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, लॉफुल कंसिडरेशन हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, और वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं हो, तो वही क्या बनता है, वो एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से असेंशियल एलिमेंट हैं जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए। तो पहला क्या है, टू पार्टी। टू पार्टी का मतलब ये हुआ कि एक प्रपोजल रखने वाला होता है, प्रपोजर जिसको हम बोलते हैं, और एक प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाला होता है जिसको हम एक्सेप्टर बोलते हैं। इसको हम प्रोमिजर या प्रोमिजी भी बोलते हैं। एटलीस्ट 2 पार्टी होनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग हम एक केस भी समझ सकते हैं जो है गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी। ये एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप था जिसके अंदर क्या था, जो पार्टनरशिप की असेट्स थी, जब पार्टनरशिप बंद होती है तो उसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। जो पार्टनरशिप की असेट्स थी वो पार्टनर्स के अंदर डिवाइड होनी थी, तो वहाँ पे जो पार्टनर्स, अदर पार्टनर्स थे और जो पार्टनरशिप थी उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोला गया। जबकि कोर्ट ने कहा था कि यहाँ प्रपोजल रखने वाला और एक्सेप्ट करने वाला एक ही पर्सन है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एटलीस्ट 2 पार्टी का होना जरूरी है। तो 2 पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट में। एक सिंगल पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। जैसे हमने एक पार्टनरशिप
रिलेशनशिप का जो केस पड़ा। फिर हम बात करेंगे एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट ये होता है कि आप प्रपोजर ने जो प्रपोजल रखा है उसकी एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस दी है। कभी कभी क्या होता है, प्रपोजल तो रखता है लेकिन एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस देने की बजाय क्रॉस या काउंटर क्या कर देता है, ऑफर रख देता है, तो वहाँ पे एग्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं होगी। वहाँ तो एक्सेप्टर को एक्सेप्टेंस देनी थी, जबकि एक्सेप्टर खुद ही क्या कर रहा है, क्रॉस ऑफर रखे उसको क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। तो एग्रीमेंट का मतलब ये हुआ कि जो प्रपोजर है वो जो रख रहा है प्रपोजल, उसकी एक्सेप्टेंस क्या दे, एक्सेप्टर दे। अब बात करेंगे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। वही कॉन्ट्रैक्ट, वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जो लीगल रिलेशनशिप से किए जाते हैं। यदि हम इसकी बात करें तो कुछ ऐसे रिलेशन भी रहते हैं, जैसे मान लीजिए सोशल या डोमेस्टिक या पॉलिटिकल आपके रिलेशनशिप रहती हैं, उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं उनको हम एनफोर्सिबल नहीं करा सकते। जैसा कि आपने देखा होगा चुनाव के टाइम में एक राजनेता लिखित में तो नहीं लेकिन वर्बली बोल देता है कि मैं ये करूँगा, लेकिन बाद में हम उसे एनफोर्सिबल नहीं कराते। तो ऐसे ही एक केस है मिस्टर बाल्फोर और मिसेस बाल्फोर का। उसमें क्या था, आपका फैमिली रिलेशनशिप थी, एक हस्बैंड थे, ए हस्बैंड एग्री टू पे हिज वाइफ सर्टेन अमाउंट एज ए मेंटेनेंस एवरी मंथ व्हाइल ही वाज abroad. Husband failed to pay the promised amount. Wife sued him for the recovery of the amount. Here in this case wife could not recover as it was a social agreement and party did not intend to create any legal relation. एक social agreement का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि मिस्टर बाल्फोर और मिसेस बाल्फोर थे। मिस्टर बाल्फोर जो थी विदेश में कहीं सेवा कर रहे थे और मिसेस बाल्फोर जो थी उनके होम टाउन में थी। अब वो क्या करते थे, हर महीने उनको उनके खर्च के लिए कुछ पैसे भेजते थे, लेकिन एक महीने क्या हुआ, किसी कारण से वो पैसे नहीं भेज पाए मिस्टर बाल्फोर, तो उनकी वाइफ ने उनके ऊपर क्या कर दिया, केस कर दिया। तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, यहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। फिर बात करेंगे कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ का मतलब ये हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला पर्सन है उसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए। पहला क्या वो होना चाहिए, वो मेजर होना चाहिए, मतलब 18 कम से कम 18 साल की एज तो उसने पूरी कर ली हो या फिर 18 साल से अब हो। दूसरा वो साउंड माइंड का होना चाहिए। जो बी पॉइंट है वो क्या बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाला पर्सन क्या होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। वो आपको लुनाटिक या इडियट या डरकन पर्सन नहीं होना चाहिए। ऐसे पर्सन जो आपके जो शराब पी के जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनका जो माइंड उस समय रहता है वो अलग सिचुएशन में रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति जिसका हो सकता है कि दिमाग किसी समय ख़राब रहता हो, अनसाउंड माइंड का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ पे हमने देखा कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ में पहला देखा कि वो मेजर होना चाहिए, दूसरा हमने देखा कि वो क्या होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। तीसरा क्या है कि ऐसा पर्सन जो डिसक्वालीफाइड नहीं है बाय लॉ। बाय लॉ का मतलब ये हुआ, मान लीजिए कोई एनिमी कंट्री है, वहाँ का कोई रेजिडेंस है, या फिर हमारे कोर्ट ने किसी पर्सन को डिसक्वालीफाई कर दिया कि इस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, ये इंसॉल्वेंट है, तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, पर्सन नॉट क्वालिफाइड या पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय लॉ। तो ऐसे पर्सन को कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ के अंदर इंक्लूड नहीं करते, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। तो अभी तक हमने जो पॉइंट पढ़े, पहला हमने पढ़ा था कि 2 पार्टी होनी चाहिए, फिर हमने पढ़ा कि एग्रीमेंट होना चाहिए कि उसकी एक्सेप्टेंस दे प्रॉपर, फिर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप की हमने देखा कि कुछ तरीके कुछ सोशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको एनफोर्सिबल नहीं करा सकते। फिर हमने देखा कि पार्टी की जो कैपेसिटी होती है, जैसे वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और वो आपका डिसक्वालीफाई बाय लॉ नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या है, कंसेंट का मतलब ये है कि यदि हम किसी चीज़ पर सेम थिंग और सेम सेंस से एग्री हैं, प्रपोजल रखने वाला और एक्सेप्टेंस देने वाला, तो वो क्या माना जाता है, कंसेंट माना जाता है। तो हमेशा जब भी हम बात करते हैं, कंसेंट जो होनी चाहिए वो सेम सेंस और सेम थिंग से होनी चाहिए। कभी कभी आपने देखा होता है हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उस समय हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, अपनी कंसेंट दे देते हैं। तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, जिस सेंस से पॉलिसी देने वाला हमें समझाना चाहता है उसी सेंस से हमें उन सारी चीज़ों को समझना चाहिए। हमें किसी चीज़ को स्किप नहीं करना चाहिए, सेम सेंस और सेम थिंग से हमें काम करना चाहिए। हम बात करेंगे कंसेंट के बाद फ्री कंसेंट। कंसेंट को यदि हम डिटेल में देखें तो जो फ्री कंसेंट होता है वो सेक्शन 14 के अंदर दिया है। उसमें बताया गया है कि जो कंसेंट होती है वो कोइजन, अनड्यू इन्फ्लुएंसेस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक से इफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। सपोज मान लीजिए कोइजन का यदि हम एग्जाम्पल लें कि ए थ्रेटेड टू
shoot B if he does not lend him 2000. B agreed to do it. Here agreement is enter into a cohesion and hence voidable at the option of B. यहाँ पे देखें तो जो A है B को धमकी देके उससे 2000 रुपये उधार ले लेता है और B उसको वो रुपये दे देता है। तो इस सिचुएशन में जो कंसेंट B की है A को जो दी गई है वो क्या है, फ्री कंसेंट नहीं है, वो कोहेजन से इफेक्टेड है। तो कंसेंट क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। उसमें जैसे हमने कोहेजन का एग्जांपल पढ़ा है, ऐसे अनड्यू इन्फ्लुएंसेस और फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कंसिडरेशन की। कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन होता है कि कुछ आपने दिया उसके बदले में आपको कुछ मिला, तो उसे हम बोलते हैं कंसिडरेशन। जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें कम से कम मिनिमम कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू भी होनी चाहिए। विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, आपके वॉइड होते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, ए एग्री टू सेल्स हिज बुक टू बी for ₹100 and B promised to pay ₹100 is the consideration for A promise to sell his books and A promised to sell book is the consideration for B's promise to pay ₹100। A ने B को बुक्स बेचने का जो प्रॉमिस किया है, तो यहाँ कंसिडरेशन B के लिए A का प्रॉमिस है और A के लिए B उसे जो प्रॉमिस में 100 रुपये देगा बुक के बदले में, वो B की तरफ से A को प्रॉमिस है। तो यहाँ पे ये म्यूचुअल कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है। मॉनेटरी टर्म्स में हम उसको क्या करें, रिकॉग्नाइज करें। तो हमने कंसिडरेशन पढ़ा। फिर हम आते हैं लीगल ऑब्जेक्ट। लीगल ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको कोर्ट एनफोर्समेंट करने में दिक्कत नहीं करे। हमारा कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। मान लीजिए ए और बी क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, हम कहीं चोरी करेंगे, रॉबरी करेंगे, तो यहाँ पे ये जो आपका एग्रीमेंट वो जो दोनों कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं वो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट जो कर रहे हैं वो एनफोर्सिबल नहीं हो सकता क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट लीगल नहीं है। फिर नेक्स्ट है एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन मीनिंग। सर्टेन मीनिंग का मतलब ये हुआ कि यदि हम कोई चीज़ ले रहे हैं तो हम उसको सर्टेन करके लें कि भाई ये वाला ही चीज़ हमें लेनी है। जैसे मान लीजिए मेरा क्या है, मैं घोड़े रखता हूँ और मैं घोड़े बेचता हूँ। आप मेरे पास आए कि मुझे एक घोड़ा चाहिए और आप मुझे मान लीजिए 1 लाख रुपए दे के मुझे आप घोड़ा लेने की मुझे बोल के गए, तो मैंने आपको ये कहा ठीक है मैं आपको 1 लाख रुपए में घोड़ा दे दूंगा, लेकिन यहाँ पे सर्टेन मीनिंग नहीं है। जिस दिन आप घोड़ा लेने आए तो आपने कहा कि मुझे वाइट घोड़ा चाहिए और वाइट घोड़ा जो वाइट हॉर्स है वो मैं उसको 1.25 लाख में बेचना चाहता हूँ, तो मैंने कहा नहीं इतने में तो मैं आपको वाइट वाला घोड़ा नहीं दूंगा। तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट है उसमें सर्टेन मीनिंग नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सर्टेन मीनिंग भी होनी बहुत ज़रूरी है। सर्टेन मीनिंग इन द सेंस वो कलर से रिलेटेड हो सकती है, क्वांटिटी से रिलेटेड हो सकती है। तो जैसे यहाँ पे हमने कलर का एग्जांपल पढ़ा, अब हम एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। ए एग्री टू सेल टू बी 100 टन ऑफ ऑयल, कि ए बी को 100 टन ऑफ ऑयल के लिए एग्री होता है सेल करने के लिए। देयर इज़ नथिंग सर्टेन इन ऑर्डर शो दैट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड फॉर, कि ऑयल कौन सी क्वालिटी का होगा, कौन से ब्रांड का होगा, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सर्टेन मीनिंग नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो ये एसेंशियल एलिमेंट को पूरा नहीं करता। नेक्स्ट क्या है, एन एग्रीमेंट टू बी वैलिड मस्ट बी पॉसिबल टू परफॉर्म। ए एग्री विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक एंड एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्सिबल एट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म। तो होता क्या है, एन एग्रीमेंट टू बी वैलिड मस्ट बी पॉसिबल टू परफॉर्म। कोई भी हम एग्रीमेंट करते हैं तो मस्ट बी पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी को कहते हैं कि भाई आप सोशल रिलेशन में आके अपने फैमिली मेम्बर को कहते हैं मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तो वो पॉसिबल भी होना चाहिए। जैसे आसमान से आप क्या तारे तोड़ के ला के दे दोगे, तो ये पॉसिबल है क्या? तो वो एग्रीमेंट ही एनफोर्सिबल होते हैं जिनको पॉसिबल करना होता है, परफॉर्म करके पूरा करना होता है। अब यदि कोई पर्सन किसी डेड पर्सन को जिंदा करने के लिए बोलता है तो क्या वो एनफोर्सिबल है? वो पॉसिबल नहीं है। तो वो भी हम बात करेंगे। एक एग्रीमेंट क्या होता है, यदि वो पॉसिबल टू परफॉर्म है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब हम यहाँ पे देखें तो एक एग्जांपल दिया, ए एग्री विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, कि कोई मैजिक के थ्रू किसी चीज़ को वो ढूंढ के देगा उनको, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट ये मानता है कि ये चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है ना। द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी डिक्लेयर वॉइड बाय द लॉ ऑफ लैंड। देखो होता क्या है कि यदि हमने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया है जो लॉ जिसको बैन करता है, जैसे मान लीजिए एनी एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट टू ट्रेड, किसी को बिजनेस करने से रोकना,
किसी को धमकी देके कि तुम बिजनेस नहीं करोगे, किसी की शादी को रोकना, मैरिज की हम बात करें यहाँ पे, जो लड़का लड़की हैं वो वयस्क होने चाहिए, शादी के लिए उनकी उम्र होनी चाहिए, उस शादी को नहीं रोक सकते। नाबालिग की शादी है तो उसको रोक सकते हो, यहाँ पे ध्यान रखना। लीगल प्रोसीडिंग है कि किसी को इस तरीके से धमकाना कि यदि तुम मुझे चीज़ सेल नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक आपका जाली मुकदमा दायर कर दूंगी। तो इस तरीके की वो चीज़ें रहती हैं, वो क्या होती हैं, एनफोर्सिबल नहीं होती। तो द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी डिक्लेयर वर्ड बाय द लॉ ऑफ लैंड में ये चीज़ें हम पढ़ते हैं, जिस पर कोर्ट ने क्या कर रखा है, पाबंदी लगा रखी है। फिर नेक्स्ट आता है कंप्लाइंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी इज़ रिक्वायर्ड। देखो जब भी हम कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उसके अंदर सारी चीज़ें, ऊपर वाली सब चीज़ें होंगी, तो कहीं ना कहीं ऑल एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के होंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन उनमें से कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं होगा। अब कहने का मतलब ये हुआ, ये जो हमने 12 पॉइंट पढ़े, इन 12 पॉइंट से हमने ये चीज़ सीखी है कि यदि हमें एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो ये सब चीज़ें पूरी होनी चाहिए, नहीं तो वो एग्रीमेंट का एग्रीमेंट ही रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। और जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ होता है, तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। और जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, एनफोर्सिबल बाय लॉ होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, की जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, उनमें सारे एसेंशियल एलिमेंट होते हैं किसके, कॉन्ट्रैक्ट के। लेकिन सारे एग्रीमेंट्स, उनमें से कुछ एनफोर्सिबल होते हैं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, जो एनफोर्सिबल नहीं होते हैं वो सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।